और हाँ, हम फिर से कह देते हैं कि हम फर्जी इसलिए हैं क्योंकि हमारे कलम में सरकारी स्याही नहीं जाता है। हम फर्जी इसलिए हैं क्योंकि हम वो नहीं बोलते हैं जो सरकार बुलवाना चाहती है। हम फर्जी इसीलिए हैं क्योंकि हम सरकार की गुलामी और आवा भगत नहीं करते हैं। हम फर्जी इसीलिए हैं क्योंकि हम जी हजूरी नहीं करते हैं। हम जनता की आवाज को बुलंद करते हैं, इसलिए हमको फर्जी बताया गया है। हम जनता की आवाज को सरकार तक बिना किसी लवालोट के ले जाते हैं, इसलिए हमें फर्जी बताया गया है। हम रहनुमाओं के आगे घुटना नहीं टेकते हैं, इसलिए हमें फर्जी बताया गया है। कल तक लोग मुझे पत्रकार समझते थे, लेकिन एक सरकारी कागज ने मुझे फर्जी बना दिया। उस सरकारी कागज का कितना अस्तित्व है ये आपको जानना चाहिए। हम लोग उसी पर बात करेंगे। ये हथकड़ी नहीं है, ये हम सिक्कर लगाए हैं और ये ताला बांधे हैं। ये प्रतीकात्मक इस बात का है, ये प्रतीक इस बात का है कि हम बताना चाहते हैं कि इस राज्य के अंदर अघोषित आपातकाल है, इमरजेंसी जिसको कहा जाता है। मतलब आप क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, यह सरकार तय करेगी। सरकार के रहनुमा तय करेंगे, अधिकारी पदाधिकारी तय करेंगे। और हम इसलिए फर्जी हो गए क्योंकि हम सरकारी स्याही का इस्तेमाल नहीं करते हैं लिखने पढ़ने के लिए। साधारण भाषा में समझिए कि हम सरकारी विज्ञापन नहीं लेते हैं, इसलिए हम फर्जी हो गए। हम पत्रकार नहीं रहे हैं। और सबसे हंसी वाली बात और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा देकर आए लोग यह बात कर रहे हैं कि कौन फर्जी है, कौन फर्जी नहीं है, कौन अवैध है, कौन वैध नहीं है, जबकि यह बातचीत उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हजारीबाग के एसपी हैं, उनका नाम नहीं लेंगे हम, आप लोग समझ जाइएगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम उन पत्रकारों को जो यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, उनको फर्जी बतला रहे हैं और उनके बैन लगाने की बात कर रहे हैं कि आज से वो बैन लगा दिया गया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा आई एसओपी और गाइडलाइन के आधार पर यह बात वो कर रहे हैं, जबकि शायद एसपी साहब को इस बात की जानकारी नहीं है। उनको जानकारी रखनी चाहिए, या जिनके बहकावे में वो यह बात कर रहे हैं उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अभी तक डिजिटल मीडिया के कंट्रोल, रोक या उस पर किस तरह का शिकंजा कसने के लिए कोई भी गाइडलाइन या कोई भी एसओपी नहीं आया है। तो एक झूठ के आधार पर पत्रकारों के बीच टेरर फैलाने की कोशिश की गई। इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर सबसे आसान है अगर किसी को धमकी दे देना, किसी को मार देना या किसी पर फर्जी एफआईआर कर देना, तो वो पत्रकारों पर है। हर सरकार, हर नेता, हर विधायक, हर मंत्री, हर मुख्यमंत्री इस बात का जरूर जिक्र करते हैं कि पत्रकार इस देश का चौथा स्तंभ है और उसको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन शायद ये सब बातें सिर्फ और फर्जी है, सारी बातें फर्जी हैं। आज इस राज्य के अंदर उन तमाम पत्रकारों को फर्जी घोषित कर दिया गया जो पत्रकार या जो मीडिया हाउसेस, जो चैनल किसी सरकारी विज्ञापन के भरोसे नहीं चलते। अब इस पूरे मामले को हम समझाते हैं। एक पत्र आया, इस पत्र में यह लिखा गया कि कई ऐसे मीडिया हाउसेस हैं, एक ऐसे लोग हैं जो माइक लेकर, 4-5 लोग हैं उस पूरे संस्थान में, और प्रेस लिखकर अधिकारियों को, ड्यूटी में तैनात अधिकारियों को प्रभावित करते हैं, परेशान करते हैं। तो वैसे लोगों पर लगाम लगाई जाए और पत्रकारों की सूची, मीडिया हाउसेस की सूची निकाली गई। सूची में गिन के 40-38 मीडिया संस्थान ही थे और जिस सूची का जिक्र किया जा रहा है, जहां सूचीबद्ध होने की बात की जा रही है, वो आईपीआरडी के अंदर की बात की जा रही है कि आईपीआरडी में जो सूचीबद्ध हैं वही फर्जी हैं, वही आईपीआरडी में जो सूचीबद्ध हैं वही सही है, बाकी सब जो आईपीआरडी में नहीं है वो फर्जी है। आईपीआरडी को आपको समझना होगा कि आईपीआरडी क्या है।
आईपीआरडी सरकार का एक सूचना तंत्र है जो सरकार के कामों का, मुख्यमंत्री के आने जाने का, मंत्रियों के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करता है। इससे ज्यादा आईपीआरडी का कोई काम नहीं। आईपीआरडी का कार्यक्षेत्र बहुत छोटा है, वो सिर्फ यही काम करता है कि वो सूचना दे सकता है सरकार के आने जाने का, सरकार के कार्यों का, वो आप तक प्रचार प्रसार कर सकता है। कई मीडिया हाउस भी सरकार के कार्यों का प्रचार प्रसार करते हैं, उसके लिए वो सरकारी विज्ञापन लेते हैं, सरकार से पैसा लेते हैं, और सरकारी पैसा लेने के लिए आईपीआरडी में इंपैनल होना पड़ता है, आईपीआरडी में सूचीबद्ध होना पड़ता है। अगर आपको भी सरकारी विज्ञापन चाहिए, मुख्यमंत्री के प्रचार प्रसार के लिए पैसा चाहिए, तो आपको आईपीआरडी में सबसे पहले अपना दाखिला कराना पड़ेगा। हम आसान भाषा में, उसके लिए क्राइटेरिया है कुछ कुछ, वो आप फुलफिल करते हैं तो आपका दाखिला वहां हो जाएगा, आप सूचीबद्ध हो जाएंगे और आपको सरकारी पैसा मिलने लगेगा मुख्यमंत्री का प्रचार प्रसार करने। लेकिन सवाल यह है कि क्या आईपीआरडी जो है वो किसी मीडिया संस्थान के, खासकर डिजिटल मीडिया संस्थान के वैध अवैध होने का क्राइटेरिया तय कर सकता है? तो आप जहां भी पता कर ले, वो एकदम नहीं है। अब समझिए कि आखिर मीडिया संस्थानों को कौन सूचीबद्ध करता है या कौन निबंधित करता है या कौन वैध है अवैध है, ये तय करता है। तो 3 प्रकार के मीडिया संस्थान है। एक डिजिटल मीडिया, अभी जो आजकल चला है, एक प्रिंट मीडिया जो दशक से चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसका भी पुराना इतिहास, टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ। अखबार यानी जो प्रिंट मीडिया है उसको निबंधित करता है आरएनआई, टीवी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको निबंधित करता है ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। डिजिटल मीडिया के लिए पूरे देश के अंदर कोई गाइडलाइन नहीं है। मतलब अगर आप यूट्यूब पर चैनल बना रहे हैं, वेबसाइट चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो उसके लिए कोई भी सरकारी गाइडलाइन नहीं तय किया गया है, क्योंकि ये मामला राज्य सरकार के अंडर का मामला ही नहीं है, मामला केंद्र सरकार के अंडर का मामला है। शायद एसपी साहब को इसकी जानकारी ही नहीं, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। अब आईपीआरडी में इंपैनल होना नहीं होना यह आपका निजी मामला है, संस्थान का निजी मामला है। हमको सरकारी विज्ञापन चाहिए नहीं चाहिए, हमको सरकारी पैसा चाहिए नहीं चाहिए, ये हम तय कर सकते हैं। आईपीआरडी तय नहीं कर सकता है, ना पुलिस मुख्यालय तय कर सकता है, ना खुद एसपी हजारीबाग तय कर सकते हैं। जैसे बीबीसी जो है वो विदेशी संस्था है, बीबीसी विदेश की संस्था है जो खबरें प्रकाशित करती है। बीबीसी आईपीआरडी में नहीं है तो क्या वो भी फर्जी संस्था है? द प्रिंट, द क्विंट, द वायर जैसे कई ऐसे संस्था हैं जो आईपीआरडी में नहीं है, तो क्या वो संस्था भी फर्जी हैं अकॉर्डिंग टू एसपी हजारीबाग? अब सवाल ये कि आखिर किसके दबाव पे एसपी हजारीबाग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये खुद एसपी साहब ही बता पाएंगे, और अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी जिम्मेदारी होगी, जवाबदेही होगी, तो वो जरूर बताएंगे। और हमको जहां तक सूचना मिली है, हम गलत भी हो सकते हैं, सही नहीं हो सकते हैं, शायद वो भी मीडिया फील्ड से ही पढ़े लिखे हैं, तो उनको इन बात की जानकारी होनी चाहिए। अब आप सोचिए कि किस तरीके से इस राज्य के अंदर आपको हमको बोलने के लिए रोका जा रहा है। अब इस पत्र का आधार क्या माना गया, मतलब इसको क्यों जरूरी पड़ा किसी को फर्जी या किसी को वैध या किसी को अवैध करने का, तो इसके आधार को सुनिए। एसपी साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, या उस पत्र में भी इस बात का जिक्र है कि अतीक अहमद जो यूपी का एक सांसद था, अपराधी था, जो भी था, हम उस पर बात नहीं करें, जिसकी हत्या हुई और हत्यारे पत्रकारों के ड्रेस में आए थे या पत्रकार बनकर आए थे और अतीक अहमद को गोली मार दिया। उसको आधार बनाते हुए कि पत्रकार वहां ऐसा हुआ इसलिए अब बाकी सब लोग फर्जी हैं, बाकी लोग पत्रकार नहीं। तो एसपी हजारीबाग से सवाल यह है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सरकारी बॉडीगार्ड ने की, तो क्या इस देश के अंदर बॉडीगार्ड किसी मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को नहीं मिलना चाहिए? इसी देश के अंदर पब्लिक मीटिंग में प्रधानमंत्री
राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, तो क्या किसी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को पब्लिक मीटिंग नहीं करना चाहिए? उस पर भी आप प्रतिबंध लगा देंगे। इस राज्य के अंदर आईएएस का एग्जाम लिखकर आई पूजा सिंघल, आईएएस का परीक्षा पास करके आए छवि रंजन करप्ट निकल गए, तो क्या आईएएस के पोस्ट को हटा देना चाहिए? इसी झारखंड के अंदर वीरेंद्र राम इंजीनियर होकर अवैध काम कर रहे थे, तो क्या इंजीनियर के पोस्ट को हटा देना चाहिए? इसी झारखंड के अंदर एक थाना प्रभारी एसआई, जिनको इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उनका आरोप था कि वो नक्सलियों को सूचना देते थे, तो क्या एसआई का पोस्ट इस राज्य के अंदर खत्म कर देना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा एसपी साहब। साहब ही बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप तो कह दिए हैं कि हम एक्सटॉर्शन का केस कर देंगे अगर कुछ खबरें गलत आई तो। हम एकदम मानते हैं कि जो भी उगाही करेगा अवैध तरीके से उस पर फर्जी केस होगा, फर्जी के केस होगा, उसको वैध केस होगा। जो भी इस राज्य के अंदर, इस देश के अंदर, सिर्फ पत्रकार नहीं, एसपी साहब आप खुद, अगर आप पर एक्सटॉर्शन का आरोप लगता है तो आप पर भी कानूनी कार्रवाई होगी, सिर्फ पत्रकारों पर नहीं होगी। सिर्फ पत्रकारों पर नहीं होगी, चाहे वो फर्जी पत्रकार हो, चाहे वैध पत्रकार हो, चाहे अवैध पत्रकार हो, तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पर भी अगर एक्सटॉर्शन का आरोप लगता है, अगर वो साबित होता है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। एसपी हजारीबाग पर भी अगर एक्सटॉर्शन का आरोप लगता है और उस पर न्यायालय संज्ञान लेती है, न्यायालय में मामला जाता है और वो साबित हो जाता है, तो केस तो एसपी साहब आप पर भी होगा। तो आप नया बात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या बोल रहे थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो एसओपी के नाम पर, जो एसओपी है ही नहीं है वजूद में, जिस केंद्र सरकार, राज्य सरकार के गाइडलाइन और एसओपी की आप बात कर रहे हैं, वो वजूद भी नहीं है। उस एसओपी के आधार पर आप जो टेरर पत्रकारों के बीच में फैलाना चाहते थे, हम आपको बता देना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। इस देश के पत्रकार अंग्रेजों के दौर में भी लिख रहे थे, इस देश के पत्रकार इमरजेंसी के दौर में भी लिख रहे थे, और इस देश के पत्रकार अगर इस अघोषित इमरजेंसी की बात हो तो इस दौर में भी लिखेंगे। हमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 इस बात की आजादी देता है कि हम बोलेंगे, और हमारे बोलने की आजादी को एसपी साहब अपने वर्दी के धौंस में रोक नहीं सकते। हम ये भी मानते हैं कि कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो यूट्यूब, फेसबुक पर चैनल बनाकर, वेबसाइट बनाकर अवैध वसूली कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं। तो क्या एसपी साहब, कुछ एसपी अवैध वसूली में संलिप्त नहीं है? क्या कुछ थाना प्रभारी अवैध वसूली में संलिप्त नहीं है? क्या डीएसपी अवैध वसूली में संलिप्त नहीं है? क्या आईएएस पूजा सिंघल संलिप्त नहीं थी? क्या आईएएस छवि रंजन संलिप्त नहीं थे? या प्रदीप कुमार आईएएस थे, वो संलिप्त नहीं थे? इससे पहले कई आईएएस जेल गए, वो संलिप्त नहीं थे? तो क्या आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है? या आप लोगों को, आईएएस आईपीएस लोगों को, आप भी इसी संविधान के अंदर चलते हैं और हम भी इसी संविधान के अंदर चलते हैं। इस देश के अंदर कोई भी गाइडलाइन डिजिटल मीडिया के लिए तय नहीं किया गया है। उसके बाद भी अगर एसपी हजारीबाग को लगता है कि हम लोग फर्जी और अवैध हैं, हम लोग के लिए कोई कानून है, तो वो सार्वजनिक करे कौन सा कानून है जहां हम अपना निबंधन कराएं। हाँ, आईपीआरडी में हमारा निबंधन जरूरी नहीं है। आईपीआरडी में हमारा निबंधन एकदम जरूरी नहीं। आईपीआरडी में हमको विज्ञापन अगर सरकारी चाहिए तो निबंधन जरूरी। राज्य सरकार को कहिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहिए कि वो कोई गाइडलाइन लाएं, हम फॉलो करेंगे। लेकिन जब तक गाइडलाइन नहीं है तब तक आप धमका नहीं सकते। हाँ, आपको बाइट नहीं देना हो तो आप कह दीजिएगा आपसे बाइट नहीं लिया जाएगा। ये आपकी आजादी, ये आपकी आजादी है। हजारीबाग एसपी के कारण मेरा खुद का मानसिक दोहन और सामाजिक दोहन हुआ है। इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? क्या हजारीबाग एसपी भुगतेंगे? क्या वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि उनके कारण मेरा मानसिक शोषण हुआ, सामाजिक शोषण हुआ? हम बता देते हैं कैसे, ध्यान से सुनिएगा। कल तक हमको पत्रकार समझा जा रहा था, मेरे गांव के लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे इर्द गिर्द के लोग। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ सच एक बात कही गई कि एक एसओपी झारखंड सरकार और केंद्र सरकार का आया है, और उसके आधार पर आईपीआरडी का एक लिस्ट आपने दिखा, इसमें मेरा नाम नहीं है।
या मेरे संस्था का नाम नहीं है, और मेरे से कई संस्थाओं का नाम नहीं है जो सच में काम करते हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे अवैध बालू उगाई इस राज्य के अंदर हो रहा है, अवैध गिट्टी धुलाई इस राज्य के अंदर हो रहा है, कैसे कोयला निकाला जा रहा है अवैध तरीके से, कैसे क्राइम को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, कैसे एसपी डीएसपी तमाम अवैध कामों में संलिप्त हैं। वैसे पत्रकारों को आपके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फर्जी माना गया। सामाजिक दोहन नहीं हुआ। हमको खुलेआम लोग फर्जी कहते रहे, क्या हमारा सामाजिक दोहन नहीं हुआ? इसकी भरपाई कौन करेगा? एसपी साहब आप करेंगे क्या? अगर केंद्र और राज्य सरकार कोई एसओपी लाती है, गाइडलाइन लाती है, तो हम एकदम फॉलो करने को तैयार हैं। लेकिन जब तक गाइडलाइन और एसओपी नहीं आया है, तब तक उम्मीद करते हैं एसपी साहब कि आप ऐसे फर्जी कागजातों के आधार पर हमें फर्जी घोषित ना करें। और हाँ, हम फिर से कह देते हैं कि हम फर्जी इसलिए हैं क्योंकि हमारे कलम में सरकारी स्याही नहीं जाता है। हम फर्जी इसलिए हैं क्योंकि हम वो नहीं बोलते हैं जो सरकार बुलवाना चाहती है। हम फर्जी इसीलिए हैं क्योंकि हम सरकार की गुलामी और आवा भगत नहीं करते हैं। हम फर्जी इसीलिए हैं क्योंकि हम जी हजूरी नहीं करते हैं। हम जनता की आवाज को बुलंद करते हैं, इसलिए हमको फर्जी बताया गया है। हम जनता की आवाज को सरकार तक बिना किसी लवालोट के ले जाते हैं, इसलिए हमें फर्जी बताया गया है। हम रहनुमाओं के आगे घुटना नहीं टेकते हैं, इसलिए हमें फर्जी बताया गया है। रही बात एसपी साहब और तमाम झारखंड के पदाधिकारी जितने भी हैं, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अवैध उगाही कर रहा है तो एकदम आप कार्रवाई कर सकते हैं, जांचों उपरांत आप कार्रवाई कर सकते हैं। किसी को ऐसे नहीं फंसा सकते हैं। कई पत्रकारों पर फर्जी केस हुआ है, खुद मुझ पर फर्जी केस हुआ है। आपके ही पुलिस ने मुझ पर फर्जी केस किया, बिना जांच के मुझे मेरे पर वारंट किया, न्यायालय में गलत गलत हलफनामा डाला। हम सब पुलिस वालों को तो नहीं कह रहे हैं ऐसा। अंतिम में अपनी बात को खत्म करते हुए थोड़ा सा माहौल को ठंडा करता हूं और बताता हूं कि हजारीबाग एसपी साहब जिस मीडिया कॉन्फ्रेंस में फर्जी अवैध पत्रकारों या मीडिया संस्थानों का जिक्र कर रहे थे, उस मीडिया कॉन्फ्रेंस में जो माइक लगा हुआ था वो माइक भी आईपीआरडी में इन पैनल नहीं है। कई ऐसे माइक थे जो आईपीआरडी में सूचीबद्ध नहीं है। तो फर्जी मीडिया संस्थानों के आगे खड़ा होकर बैठकर भाषण दे रहे हैं फर्जी और वैध अवैध का। और हम हाथ जोड़कर कहते हैं हजारीबाग के एसपी साहब, मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी या व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर इस देश इस राज्य के अंदर बोलने की आजादी पर रोक लगाने की कोशिश कोई भी करेगा तो हम भले हाथों में हथकड़ी हो लेकिन आवाज जरूर बुलंद करेंगे, चाहे जिस जगह पर करना हो। और जितनी लंबी लड़ाई लड़नी हो इस अघोषित आपातकाल के खिलाफ हम लड़ेंगे। हमको इसलिए पत्रकार बनना था ताकि हम समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए बोल पाए, लिख पाए। और हम आज बोल लिख पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। बाकी ये जो अघोषित आपातकाल है इसका विरोध आप भी करिए। इस अघोषित आपातकाल के खिलाफ जनता को भी आगे आना पड़ेगा। और जिसको भी लग रहा है कि हमको कुछ नहीं होगा, मेरा परिचय का तो एसपी है, तो बता देते हैं आज परिचय के एसपी साहब, कल कोई और एसपी साहब आएंगे वो परिचय के नहीं होंगे। और कभी भी किसी को भी फर्जी केस में फंसाने की कोशिश की जा सकती है। इस राज्य का, इस देश का उदाहरण है, निकाल के देख लीजिए, कई पत्रकार फर्जी केसेस में फंसे हैं। और अंतिम में उन तमाम राजनीतिक दलों को भी कह देना चाहता हूं, कह रहा हूं, पत्रकार हूं इसलिए ऊंची आवाज में बोल रहा हूं, जो राजनीतिक दल यहां है, अगर यही कानून या ऐसे तरीके का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्र की सरकार करती तो कांग्रेस हाय तौबा मचाती, लेफ्ट पार्टियां हाय तौबा मचाती। लेकिन आज सब मौन है, आज सब मौन है। और उन तमाम पत्रकारों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि ये गाज आज डिजिटल पत्रकारिता पर गिरी है तो याद रखिएगा कि कल दौर बदलेगा और गाज आप पर भी गिरेगी। इसलिए पत्रकारिता को बचाइए, पत्रकारिता से खिलवाड़ मत करिए। और जो लोग पत्रकारिता के आड़ में अवैध वसूली करते हैं उनको भी चेता देना चाहते हैं कि आपके साथ फिर हम खड़े नहीं होंगे। हम अपने लिए लड़ेंगे, अपने लिए खड़े होंगे, आपके साथ हम खड़े नहीं होंगे। बाकी
वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा। और एसपी साहब आपसे माफी भी मांग लेते हैं अगर आपको बुरा लगे तो। आपने माफी नहीं मांगा हम पत्रकारों से, हमको फर्जी बोल दिए, हमको बुरा लगा, आपने माफी नहीं मांगा। लेकिन अगर आपको बुरा लगा तो हम माफी मांगते हैं। बाकी मिलते हैं कई और खबरों के लिए। जोहार।